आज ये सारी कहानी जो है वो 5-6 साल में हुई है। 4.2 अरब रुपए का रेवेन्यू है उसके ग्रुप का आज है। भैया आप हमसे बात करें, अलग से मिले ना। तो कहने में से ये था कि क्योंकि वो 4 महीने उसके तो 2 महीने 4 महीने ऐड हो गए ना। तो फिर से मैं आ जाता हूं इस बारी की तरफ कि क्या 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वर्कशॉप के। नंबर 1, ऑप्टिमम लेवल कैसे मालूम करना है। वो जो हमारे डॉक्टर हज़रात कहा करते थे ना 8 घंटे सोना जरूरी है, जरूरी जरूरी, वो पुरानी रिसर्च हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। उसको अल्लाह के लिए कब्र में गाड़ दें। बस 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 8 घंटे सोना जरूरी है, ये फजूल बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक जमाने में नहीं पता था, बोलते थे, अब पता चल गया तो अब खत्म। अगर आपको आज भी कोई डॉक्टर साहब ऐसे मिले तो अल्लाह के लिए मुझसे बात कराएं, या डॉक्टर हनीफ से बात कराएं, या डॉक्टर तुफैल से बात कराएं। डॉक्टर रफीक आप भी तैयार है ना डॉक्टर साहब? ऐसे डॉक्टर से बात करने के लिए तैयार है ना, ताकि हम उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं कि अल्लाह के लिए कौम की जान छोड़ दें, बहुत हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम छोटे थे तो ये कहा जाता था कि डॉक्टर साहब कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, तो हमने कहा सोना चाहिए, तो हम भी गिनते थे 8 घंटे 8 घंटे। फिर क्या हुआ, जब मैं टीनेजर था तो अल्लाह ने दीन की तौफीक अता फरमा दी। हम तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह का फजल हो गया। अब जब मैंने सीरत पढ़नी शुरू की, सहाबा के वाक़यात पढ़ने शुरू किए, तो मैं तो चकरा गया कि यार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा के देखें, सहाबा की जिंदगी उठा के देखें, तो हो ही नहीं सकता कि 8 घंटे सोते हो, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो ही नहीं सकता 8 घंटे सोते हो। ईशा के बाद सो रहे हैं, आधी रात 1/3 रात अल्लाह के सामने क़यामुल लैल हो रहा है, तहज्जुद हो रही है। फजर के बाद नहीं सो रहे, क़ैलूला कर रहे हैं, वो भी आधे घंटे का। तो कैसे होगा 8 घंटे? उनकी तो नींद कहीं 4 घंटे या 5 घंटे। मैंने सोचना शुरू किया कि हम 8 के वो लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे सोते थे और वो दुनिया पे हुकूमत करते थे। हम 8-8 घंटे सो के दुनिया में ज़लील खौर हैं, तो इसका मतलब कि वही बेहतर थे भाई। हमने कौन सा तीर मार लिया भाई 8 घंटे सोकर? वही बेहतर थे। और उनकी हेल्थ भी हमसे बेहतर, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हमसे बेहतर, उनका ईमान हमसे बेहतर, उनके बच्चे हमसे ज्यादा, हर काम में हमसे आगे, फाइनेंशियली हमसे बेहतर। ज़कात लेने को कोई मिल नहीं रहा दुनिया पे, उनकी जो है वो अजारादारी। और वाले साहब उनकी नेवी ब्लू नेवी, हमारी नेवी डिफेंसिव पे, ऐसे ही है ना सर? अभी हमारी नेवी ब्लू नेवी नहीं हुई है, हमारी नेवी अपने पावर को प्रोजेक्ट नहीं कर सकती किसी और मुल्क के ऊपर। तो हर चीज में वो आगे थे, 4-5 घंटे सोते थे। यार ये तो कोई चक्कर है। तो उस जमाने मेरे दिमाग में कोई परेशानी शुरू हो गई डॉक्टर हनीफ, और मैंने सोचना शुरू किया यार या तो डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं या मुझे समझ नहीं आ रही। वो एक शक जो है ना वो मेरे दिमाग में आ गया। और जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और रिसर्च की तो पता चला कि हो ये तो बात ही गलत थी। खैर माशाल्लाह तो डॉक्टर्स ने भी यूटर्न मार लिया। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं हाँ जितनी आपकी जरूरत है उतना सोएं। ये बात तो होगी। अच्छा जनाब, इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम 3 सोर्सेज यूज करेंगे। पहले हम देखना चाहते हैं कि कुरान में और हदीस में कोई गाइडेंस है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी भी मौके के ऊपर गाइडेंस के बगैर नहीं छोड़ा। हर चीज में गाइडेंस अवेलेबल है। खाना कौन सा खाना है, खाना क्या नहीं खाना, क्या खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, बिजनेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कौन सा कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, मामलात के अंदर वालिदैन से क्या बात कर सकते हैं, क्या बात नहीं कर सकते, कौन सी बात माँ बाप की माननी, कौन सी बात नहीं माननी। माँ बाप कहेंगे नमाज नहीं पढ़नी तो क्या करें, छोड़ देंगे? नसीम भाई आप छोड़ेंगे नमाज? नहीं छोड़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना? आपके अब्बू अल्लाह ना करे कहेंगे भाई नसीम दाढ़ी शेव करो, तो शेव करेंगे आप? बोले नहीं, नहीं करेंगे ना। लेकिन वालिदैन कहेंगे चलो नसीम मुर्गा बनो, मुर्गा बनेंगे आप? बोले जी। बोले फिर बनो, बनेंगे? बस खत्म हो गई बात। फिर कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी? हर चीज के अंदर हमारे पास डायरेक्शंस हैं। मुल्क को कैसे चलाना है, काश्तकारी कैसे करनी है, यहां तक कि बाथरूम कैसे जाना है
उसकी भी पूरी तफसील, पूरे सिस्टम्स हैं। तो जब हर चीज़ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें गाइडेंस दी है, तो नींद के बारे में कोई गाइडेंस नहीं होगी, जिसमें 1/4 वक्त हमारा लगता है। नजमुल्लाह साहब, कोई गाइडेंस नहीं होगी? होगी ना, बिल्कुल होगी। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक डिस्कोर्स के अंदर क्या है नींद के बारे में, साइंस क्या कह रही है। ये भी, साइंस भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की यानी निशानियां मालूम करने का एक बड़ा अच्छा टूल है। बहुत सी चीजें हमें साइंस से पता चलती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या होना चाहिए, ये भी कुछ साइंस से हमें अंदाजा होता है। बहुत सी चीजें पता चलती हैं ना, उसको देखेंगे। और कुछ हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे। इसके अलावा कोई और सोर्स हम इस्तेमाल ना करेंगे और ना करने की किसी को इजाजत देंगे। जी मैंने ख्वाब में ये देखा था, और पैरा फिजिक्स ये कहती है, मेटाफिजिक्स ये कहती है, पैरा साइकोलॉजी कहती है, एस्ट्रोनॉमी ये कहती है ना, द सीक्रेट किताब आई भी। इस तरह की जो फजूल चीजें हैं, इसका हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज, सॉलिड सोर्सेज हैं, उन्हें यूज करना काफी है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फलाने ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहा था, ये हो गया वो हो गया, ये जरूरत ही नहीं है। एक साहब से कल जो डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि मैं फलानी किताब पढ़ी और उसके अंदर से ये निकल के आया और उसमें से मैंने ऐसा किया, और उस किताब पूरी बात सुनने के बाद मैंने उनसे तो कहने आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा भाई, जब हमारे पास ये पूरा फ्रेमवर्क अल्लाह के कुरान और सुन्नत से निकल के आ रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते भाई? मैं ये फ्रेमवर्क पहले इस्तेमाल करें फिर बात कीजिएगा। अब इतनी, और मैं कहा इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो बातें आप कर रहे हैं। जो कुरान और हदीस की बातें तो उलमा वहां पर मौजूद हैं। एक सॉलिड बात है, कोई गलती होती तो पकड़ी जाती है। एक हदीस किसी ने मुझे SMS की और रेफरेंस लिखा सही मुस्लिम की फलानी हदीस है, मैंने उसको फेसबुक पे डाल दिया। अल्लाह का फजल ये हुआ कि पब्लिक खड़ी हो गई। उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं, पब्लिक खड़ी हो गई, ये हदीस नहीं है। हमें चेक किया तो थी नहीं वो हदीस। मैंने कहा ले भाई, हम तो, मैं तो अल्लाह मेरी तौबा जो आप कभी कोई चीज फॉरवर्ड करो, मेरी तौबा हो गई भाई, मेरी तौबा हो गई। मैं ये समझा था किसी जानने वाले ने भेजा है, कभी तहकीक करके भेजा होगा, उसमें लिखा होता सही मुस्लिम फलाना नंबर। तो मैंने कहा यार कैसे, वो झूठ। लेकिन खूबसूरती इस्लाम की ये देखें कि एक गलत मैंने हदीस डाल दी तो कौन खड़ी होगी ना, मान साहब ये गलत है, एक शोर मच गया। ये अल्लाह का फजल है, दीन की जो हिफाजत अल्लाह ने की है ना, आपको हिलने ही देंगे लोग। तो हम ये सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। टाइम लैंडर्स में जितने हमारे ट्रेनर्स हैं वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बगैर खाना हजम ही हमारा नहीं होता। लेकिन ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में, इस वाकये के अंदर अक्सर जो अहम बातें हैं वो इसमें हैं, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो आइए, कहानी शुरू होती है शिकागो से। US में एक शहर है शिकागो, ठीक है। तो चंद साल में वहां रहा। ये ब्लर है ना, ये समझे कि फॉग आई हुई है, वरना बहुत खूबसूरत तस्वीरें है। अच्छा जनाब, तो शिकागो से साउथ में एक सबर्ब है, उसका नाम है पेलेस हिल्स। तो पेलेस हिल्स में मैं रहता था, और ये बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है, लेक्स हैं उसके अंदर और बड़े खूबसूरत सीनरी है। ये अपार्टमेंट्स से जहां मैं रहा करता था, सीनिक ट्री अपार्टमेंट्स। हमारे घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर एक मस्जिद थी, उसका नाम था द मॉस्क फाउंडेशन, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि मर्द हज़रात की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, तो ख़वातीन क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं, अगर आप माइंड ना करें प्लीज़, आपको हम ये तकलीफ दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो पिछली सीट्स हम फिर मर्द हज़रात के लिए इंशाल्लाह ओपन अप कर देंगे। माज़ूर आपको हम तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे और जन्नत में आपको बड़ा महल मिले, आमीन। अच्छा जनाब, तो ये मॉस्क फाउंडेशन थी जो 4-5 किलोमीटर के फासले पे थी। जो मेरा ऑफिस था जहां मैं काम करता था, वो मेरे घर से, अपार्टमेंट से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर पे था।
तो 1.5 किलोमीटर पे ऑफिस आ गया, मस्जिद 4-5 किलोमीटर पे आ गई, छोटा सा टाउन है, हर चीज वही मिलती थी, हम तो बड़े खुश थे। अच्छा, मेरा जो वो था क्या कहते हैं स्केड्यूल बताता हूं। यूएस के अंदर जो जनरली स्केड्यूल होता है टाइमिंग्स का, वो होता है 9 to 6। जनरल स्केड्यूल ये होता है। 9 बजे का मकसद ये होता है कि जो लोग दूर से कम्यूट करते हैं वो उन्हें मौका मिल जाता है आने का, ठीक है, और 6 बजे जो है वो ऑफ हो जाता है। तो हमारे ऑफिस भी 9 to 6 चलता था। अच्छा, जो समर्स हैं शिकागो के अंदर, उसमें क्या होता है कि फजर थोड़ी पहले हो जाती है, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में होता है ना, एबटाबाद वगैरह के अंदर फजर काफ़ी जल्दी होती है, लेकिन शिकागो में इशा थोड़ी सी और ताख़ीर से होती है। तो ये स्केड्यूल आप देखें शिकागो का जून का है, तो आप देखें ना कि फजर हो रही है 3:37 पे, सूरज निकल रहा है 5-5:15 बजे तकरीबन, और इशा 10 बजे हो रही है। तो गर्मियों में जो जमात के औकात होते थे वो जनरली होते थे 4:30 बजे फजर होगी जमात, और जो है तकरीबन कोई 10:15 बजे इशा की जमात होगी, ठीक है। मेरा स्केड्यूल ये था कि मैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा मस्जिद में पढ़ा करता था कोशिश करके, और फजर में पढ़ता था घर पे, क्योंकि बड़ा जल्दी उठना होता था, फलां में घर पे पढ़ता था, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। फजर पढ़ी और फिर थोड़ा सा आराम किया। और अच्छा, फिर मैं एक मौलाना साहब की कैसे सुन रहा था, उनका नाम कुछ लोगों ने सुना भी होगा, शेख हमजा यूसुफ एक होते हैं यूएस में, किसी सुना है उनका नाम, सुना है किसी ने हाथ करके? हाँ, तो उनकी कैसे सुन रहा था मैं गाड़ी में, उसमें उन्होंने ये कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग फजर की जमात के लिए मस्जिद में नहीं आया करते थे, उनके बारे में सहाबा कराम ये गुमान करते थे कि ये मुनाफिक होंगे। जय भाई, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फजर की नमाज में आज ना जाए वो मुनाफिक हो गया, ये मतलब नहीं है। मतलब इसका ये है क्योंकि उस जमाने में मुनाफिकीन फजर की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते थे, तो अगर आप भी नहीं आ रहे हैं तो वो कहीं ये मुनाफिक होगा, ये उसका मतलब है, ठीक है। ऐसा ना कोई गलत मतलब लेके आपको फतवा लगा दे लोगों पे। इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक साहब के बारे में कहा जाता था कि ये अहमदी हैं, मिर्जाई हैं, ये सुना है आप लोग, किसी ने कहा जाता था। तो मैंने उसमें तहकीक की कि क्यों बेचारे को कहते थे। तो लोग जो आर्मी के लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि वो इसलिए कहा करते थे कि आर्मी के अंदर एक जमाना ऐसा था कि जिसमें 5 वक्त की नमाज सिर्फ मिर्जाई लोग पढ़ते थे। अगर अहमदी है ना तो 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ेंगे। तो चूंकि जनरल साहब जो है, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो है, वो शुरू से नमाज के पाबंद थे, तो इसलिए आर्मी के लोग समझते थे कि ये मिर्जाई हैं। अल्लाह अकबर। यानी उसके पीछे कहानी ये है। तो खैर वो नहीं थे, अहमदी नहीं थे, मिर्जाई नहीं थे, ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, लेकिन लोग बेचारे इस तरह से, उन लोगों का कसूर भी नहीं है, जो देखते थे उस हिसाब से बोल देते थे। खैर, जब मैंने ये सुनी हदीस, देखें जब आप नौजवान होते तो ज़रा इमोशनल होते है ना। जानिश तुम इमोशनल हो, बोलो जी, है ना। तो अब जब तुम्हारे भी जिंदगी के 10-15 साल गुजरेंगे तो तुम भी अपने अब्बू की तरह से तो अंदर ठहराव आ जाएगा, प्रिंसिपल साहब जो है ना हजरत आपके ठहराव आ गया ना, इमोशनल तो नहीं आप, है ना। अच्छा, उस वक्त हम नौजवान थे, समझे ना, तो वो मुझे बड़ी लग गई हदीस। तो मैंने दिल में तय किया कि नहीं भाई, मैं तो मस्जिद में जाता हूँ यार नमाज पढ़ो, जैसे इसमें ये बहुत ही खतरनाक कोई बात है भाई, मैं तो मस्जिद चले जाता हूँ, क्या मसला है, रिस्क लो ही ना, मतलब आप रिस्क क्यों ले। हमने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। अब आप ये समझें कि अगर मुझे 4:30 बजे की जमात पकड़नी है तो ये बताइए कि मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा? 3:45 बजे, इसलिए कि उठना है, तैयार होना है, फिर जाना है पार्किंग लॉट में, गाड़ी निकालनी है, ड्राइव करना है 4-5 किलोमीटर, फिर वहां पहुंचना है, पार्क करना है, मस्जिद में जाना, 2000 सुन्नत, और फिर तो तकरीबन 4:45 बजे उठना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 4:45 बजे उठता था, मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के वापस आया, वापस आते आते तकरीबन 4:45 बज जाते थे। अब ऑफिस लगेगा 9 बजे,
मैं घर पहुंच गया 5 बजे और हूं मैं कराची का। अच्छा, और ऑफिस भी है वाले साहब 1.5 किलोमीटर पर, यानी 5 मिनट की ड्राइव है सिर्फ। तो ये बताइए, सच्ची सच्ची बताइए कि 5 से लेकर 8:30 बजे तक मैं आपके ख्याल में क्या करता हूँ? सोते होंगे। बिल्कुल सही, आप लोगों का जवाब दुरुस्त है। कूलर आपका हुआ दुरुस्त जवाब है, हम सो जाते थे। अब मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या होता है या होता रहा है। वो जो वक्त होता था यानी फजर के बाद से लेकर सोने का, पता नहीं क्यों सबसे बेहतरीन नींद उसी वक्त आती थी। बिस्तर अच्छा उसी वक्त लगता था, अच्छे अच्छे ख्वाब जितने हैं उसी वक्त आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि लोरी देकर सुला रहे। अच्छा, मेरा एक मसला यह था कि मुझे कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं फजर पढ़ के आया हूं तो नींद नहीं आई सही तरह से, तो मुझे ये गम रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं वापस आऊं तो नींद चली जाए। तो मैं कोशिश करता था कि कुछ नींद रहे नमाज में भी। तो मैं नमाज भी ना पूरी आंख खोलकर नहीं पढ़ता था, बल्कि आधी रखता था कि थोड़ी सी नींद बाकी रहे कि ये शहजादी चली ही ना जाए। तो ना मतलब खुश नहीं यूं करके ना यूं करके ना ऐसे, तो नमाज भी हो रही है और नींद की भी एक सिरा हमने पकड़ा हुआ है ताकि वो चली ना जाए। अल्लाह मुझे माफ करे, तो अच्छा नहीं लगता बताते अपनी सारी खामियां, लेकिन आपको हकीकत बतानी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगी बात। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैं ऐसा करता था। और जब नींद आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इससे बड़ी कमी अजियतें हैं कि आप लेटे हैं बिस्तर के अंदर ये सोच के कि नींद आएगी और नींद ना आए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। 1 घंटा गुजर गया, नींद नहीं आ रही, उस परेशानी मजीद नहीं आ रही। और मेरे अच्छा और 2 घंटे गुजर गए, नींद नहीं आ रही, आदमी बहुत परेशान होता है ना। तो ये हमारी जिंदगी का हिसाब किताब था। क्योंकि हम कराची से हैं तो खाना तो इशा के बाद ही खाना फर्ज होता है ना भाई, तो हम तो खाना उसके बाद ही खाते थे। अब 10:15 बजे जमात होगी तो 10:30 पौने 11 बजे खाना खाएंगे और जनाब वो 11 साढ़े 11 12 बजे तक सो जाएंगे। ये स्केड्यूल मेरा चल रहा था और ये चलता रहा। अब अल्लाह का फजल होना था मुझ पर भी और आप सब पे भी, क्योंकि ये वाकया ना होता तो ये सेशन ही ना होता। हुआ ये कि मेरे एक दोस्त थे, वो था लेबनीज, उसका नाम था मोहम्मद शाहादे, लेबनीज। तो एक दफा फजर पढ़ के निकल रहा था, ये आए मोहम्मद शाहादे साहब, मुझे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन। कहता है कि अखी वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा घर। तो कहता है आप घर पे क्या करेंगे? अच्छा, मैं समझ गया छेड़ है, वो घर पे क्या करेंगे, पाल फिर क्या करेंगे? तो मैं घर पे क्या करूंगा, सोऊंगा। तो कहता है क्या कहा उसने? बोले करें, क्योंकि आपने भी तो पढ़ाना है ना किसी एक को, तो प्रैक्टिस तो शुरू करें। तो पढ़ाना नहीं है काजी साहब, तो प्रैक्टिस करें ना। तो क्या कहा उसने? फिर से करें। मैं क्यों? तो कहता है कि हैवंट यू हर्ड द हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी? मैं कौन सी वाली? तो कहता है बुरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में है। भाई हमने तो नहीं सुनी थी। तो मैंने उससे कहा कि ये हदीस है। कहता है हाँ। मेरे पक्की बात? हाँ सही हदीस है। तो हम टाइम लैंडर्स में लोगों से कहते हैं कि जेब में हमेशा एक नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, है ना? टाइम लैंडर्स वाले जो हमारी फैमिली में जो लोग हैं, हाँ भाई अरीब नाफिउद्दीन सिद्दीकी साहब, आपकी जी की बुक कहाँ है? ये दिखाए ना हाथ खड़ा करके। हाँ, तुम समझदार हो कि हमारे सेशन में बगैर नहीं आना चाहिए ना, कि छापा पड़ सकता है। हाँ भाई खवातीन आपके पर्स में है, बेगम साहब आपके पर्स में है जी की बुक, दिखाएं। अच्छा है बस सही से, मैं आप एतमाद करता हूँ, आपके पास भी है, देखें जी की बुक। तो हम कहते हैं नोटबुक होनी चाहिए। तो मैंने उसे पकड़ा दी, मैं लिखो, क्योंकि अरब था, उसने फौरन हदीस अरबी में लिखी और मैंने लिख ली बुरी का ली उम्मती फी बुकूरिहा, ये हदीस है। अब मैं गाड़ी में गया चलते हुए सुबह। देखें हम सब की जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है कि जब हम बहुत मसरूफ हो जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंसी का टाइम होता है, मसरूफियत का, नींद नहीं हो रही, फलाने, डॉक्टर साहब था ना आपके लिए। आपकी जो है वो वालिद साहब जंगी मशकें होती हैं, मसरूफ हो जाता टाइम। जब आपको पता चला था कि इंडियन फोर्सेज आ गई हैं
बॉर्डर्स पे, तो कैसा टाइम गुजारा था आपका? टेंटों में गुजारा था सर, वो भी मार्शेस में मसरूफियत थी। खवातीन के साथ भी होता है कभी, एक साथ ट्रिपलेट्स हो गए या 3 बच्चे एक साथ हो गए, मसरूफ हो जाते हैं। 3 तो छोड़ दें, 2 पे मसरूफ हो जाते हैं। जो लोग जिनके ट्विंस होते हैं मुझे बताते हैं कि इतना मुशक्कत का काम होता है, इसलिए कि एक होता है दूसरा रोना शुरू कर देता है। एक कान में इन्फेक्शन होगी, दूसरे में हो जाएगी, वो बच्चे कैच कर रहे हैं एक दूसरे से इन्फेक्शन। तो बहुत मुशक्कत वाला टाइम होता है, मतलब तो हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई टाइम ऐसा आ भी जाता है। ये जो वक्त औकात थे मेरे, ये जमाना था मेरा बहुत ज्यादा टाइम के हवाले से मुशक्कत का जमाना था, क्योंकि मैंने जनाब वो इंटरनेशनल रिलीफ, इंजीनियरिंग को खैराबाद कह दिया था, इंटरनेशनल रिलीफ का काम शुरू कर दिया था। शिकागो में जिस इदारे से मैं काम करता था, बेनेवलेंस फाउंडेशन, उसका जो है वो उनका काम क्या था कि जो जंग के इलाके हैं वहां रिलीफ का काम करना, अस्पताल बनाना है, ऑर्फनेज बनाना है, फलाना करना है। और अल्लाह की शान ये कि ये वो जमाना था, 96 का जमाना था कि 96 के मल्टीपल जंगें चल रही थी, जैसे आज भी चल रही है ना। उस जमाने में जो है चेचनिया में जंग चल रही है, बोस्निया की जंग खत्म हुई थी, कोसोवो का मसला शुरू हो चुका था, ताजिकिस्तान के अंदर जंग चल रही थी। अब ये जो हमारी फाउंडेशन थी इन सब जगह काम करने की कोशिश कर रही थी, और जनाब वो कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, सफर हो रहा है, ये हो रहा है, फंड रेजिंग हो रही, तो बहुत ज्यादा बिजी टाइम था। अच्छा जनाब, हम तो अल्लाह माफ के चिल्लू थे, अब वो टाइम हमसे मैनेज नहीं हो रहा, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम को बचाने की, नींद नहीं हो रही, फलान नहीं हो रहा, परेशानी। और मेरा सफर बहुत ज्यादा रहा, कोई 31 कंट्रीज की मैंने खाक छानी है, और अमेरिका में जो लोग रहते हैं, यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं ना, तो 47 स्टेट्स की मुझे खाक छानी पड़ी है। इतना मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। ये बहुत कॉमन था कि मुझे एक दिन के अंदर 1500 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती थी। इसे अमेरिका इतना ह्यूज है ना, तो आपको यहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है। अब इस सारे मसाइल में मैं टाइम बचाने के सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैंने ये सीख लिया कि प्लेन में सो जाओ, वो सोना सीख लिया मैंने प्लेन में। अब मुझे घबराहट होती थी कि ऐसा ना हो मैं सोता रह जाऊं, क्योंकि बसों में सोता रह चुका हूं, ट्रेनों में सोता रह गया हूं, स्टेशन में सोए, बस आगे चली गई। तो मैं सोचता था कि प्लेन का प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ना हो कि मैं सोता रह जाऊं और ये प्लेन लॉक करके चले जाएं। मुझे डर लगता था, और जब प्लेन धुले तो हम भी धुल जाएं। अच्छा, प्लेन का कुछ पता नहीं कि मतलब कब खुले। भाई बस तो ये होती है ना, भी खुली भी होती है, वो खड़ी होगी तो यार बाहर तो निकल सकते हैं, खिड़की से तो कूद सकते हैं। जहाज का मसला है कि बंद हो गया, अगर खुदा ना खास्ता तो क्या होगा। तो मैं ये करता था कि अलार्म लगाता था, या साथ वाले को कहता था कि भाई मुझे उठा दीजिएगा। फिर मुझे एक रेगुलेशन मिली, FAA, फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो है अमेरिका की, उनका रूल मिल गया कि अगर कोई पैसेंजर प्लेन में है तो पूरा क्रू उतर नहीं सकता, एक क्रू मेंबर कम से कम रहेगा पीछे, और अगर उतर गया, सारे उतर गए, पैसेंजर रह गया, तो ये क्राइम है, फेलेनी कहते ना। मैंने कहा ये तो काम आसान हो गया, मुझे छोड़ने को नहीं जाएगा। अच्छा, अब हम सोते रहते हैं। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि मुझे बाकायदा उठाया गया है। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो खूबी है, अमेरिका देखें हर कौम में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो अगर मैं कोई खूबी बयान करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई खराबी नहीं है, अब ये अमेरिकन से बड़े आप इम्प्रेस्ड हैं और जो वालिद साहब नाराज हैं, ऐसी बात नहीं है। हर कौम में खूबी भी होती है, खामी भी होती है, ठीक। उनकी खूबी है कि वो लोग हाथ नहीं लगाते, यानी स्ट्रेंजर हो कोई तो हाथ नहीं लगाते। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हाथ वाथ लगा देते हैं। तो आप सोच रहे ना, भाई उठे उठे उठे। अच्छा उठे यार। अरे ईस्टर्न यूरोप में भी हाथ वाथ लगाते हैं, लेकिन अमेरिकन नहीं लगाते उमूमी तौर पे हाथ। और वो करते क्या थे कि वो आए हुए हैं, और वो जो है 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स खड़ी हुई हैं बेचारी, और देख रही हैं, और आपस में खुसर फुसर हो रही है। अब सोच रही क्या करना है, और मैं आंख खुलती थी ऐसे यूं चलती थी, ओ यू आर ओके। मैं कहा हाँ, बट एवरीबडी हैज डिसएम्बार्क्ड, यानी हर कोई उतर गया है। तो मैं कहता था देन आई विल आल्सो डिसएम्बार्क। मैं भी तो उतर जाता हूँ। 1-2 दफा तो कैप्टन पहुंच गया, यानी कैप्टन बुला लिया उन्होंने ना, कैप्टन आगे देख रहे हैं ना, अरे वही समझते थे कि मिट्टू टहल गए, क्योंकि डेथ्स प्लेन में होती हैं, जहाजों में डॉक्टर साहब डेथ हो जाती है, और लैंडिंग में पता चलता है कि वो सो नहीं रहे थे बल्कि वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, ये कॉमन है। तो समझते ये भी चले गए होंगे। फिर वो तो बल्कि एक दफा एक लिखा कि सब उतर गए हैं, आप उतरिए,
इसका कहने लगी ना, तो मैंने तो सोचा ये तो बहुत बेचैन हो रही है, तो मैंने सोचा कि आई डोंट वांट टू गेट ऑफ द प्लेन। कहते व्हाई? बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू शिकागो। तो वही कहती है नो 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 नो, दिस प्लेन विल नॉट गो बैक टू शिकागो। और इशारे करिए, यू गेट आउट ऑफ द प्लेन इन द एयरपोर्ट, देयर यू विल फाइंड अनदर प्लेन, यू गेट इनटू दैट प्लेन। तो समझिए कि अभी मैं जो है ना वो चीचा बतनी से आया हूं, उसको अच्छे से समझा दो। तो मैं कहा ठीक है मैं चला जाता हूं। अच्छा एनीवे, तो ये अच्छा ये हरकतें करनी पड़ी हैं। बल्कि मैं तो प्लेन में नहा भी लेता था। अच्छा अब ये तो काम आपने नहीं किया होगा, लेकिन मुझे इसलिए करना पड़ता था कभी कि भाई वो जगह ही नहीं मिल रही नहाने की, टाइम ही नहीं मिल रहा। अब मुझे डर लगता था कि नहाने का पता नहीं ये इजाजत है या नहीं है, कि बंद ना कर दें। तो जब मैं नहा के बाहर निकलता था काशी साहब, तो आप कसम खाएंगे कि यहाँ किसी ने वजू भी नहीं किया होगा। ये इतना साफ करके ना, हमारा साफ, बिल्कुल साफ बाथरूम करके मैं नहा कर बाहर आया था। खैर अब तो माशाल्लाह एयरपोर्ट्स पे वो शावर्स बन गए हैं, फलाना हो गया, अब तो तकलीफ से अल्लाह ने बचा लिया है। ये सब टाइम बचाने के चक्कर। फिर क्या होता था कि एयरपोर्ट से बड़ी मुश्किल है। एयरपोर्ट पे क्या हुआ कि वो पता चला कि फ्लाइट 2 घंटे आगे हो गई है, अब मुझे नींद आ रही है। अब मैं सोचता बेटे यहां अगर मेरी आग लग गई तो उन्हें कैसे पता चलेगा मैं कौन हूं, छोड़ के चले जाएंगे। तो काफी जब मैं 2-4 दफा कोशिश की, मसले हल बहुत तकलीफ हुई, तो मैं इसका एक ही हल है भाई, देखो तकल्लुफ के साथ जिंदगी गुजारना ना तकलीफ ही होती है, मैं तकल्लुफ खत्म कर दूं। मैं क्या करता था, अखबार लिया और जो गेट होता था ना, गेट उसके सामने बिछाया अमान साहब और सो गए। क्योंकि अगर तो ये प्लेन बोर्ड हुआ तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा। जाएंगे कैसे, वे कैसे जाएंगे, तो बंदर ने डाले सामने। अच्छा होता क्या था कि वो आधा घंटा 5 घंटा पहले लोग आने शुरू हो जाते थे गेट पे। हाँ वो देखेंगे जी एक मौलवी साहब। अच्छा गोरे, अच्छी बात क्या है, एक तो हाथ नहीं लगाते और एकदम फौरन मुश्तिल भी नहीं होते। ये भी अमेरिकन में अच्छा है ना, सोचते रहते हैं, और कभी कोई इतना सोचते हैं कि बंदा मर जाता है। वो सोचते रहते हैं। दूसरे अमेरिका के अंदर ये है कि अगर किसी को इंजरी हो जाए रोड के ऊपर कुछ पे, तो आपको इजाजत भी नहीं हाथ लगाने की, सिर्फ पैरामेडिक्स ने आके हाथ लगाना है। क्योंकि अगर आपने हाथ लगाया और उसकी इंजरी हो गई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हनी साहब, यानी उसकी स्पाइन को इंजरी कर दिया आपने, झटके से उठा लिया, तो आप पे केस हो जाएगा। तो पब्लिक इस चक्कर में कि हम पे केस ना हो, वो कहते हैं नहीं भाई पैरामेडिक्स खाने दो, तो हाथ भी नहीं लगाते और जो है ना कुछ छलांग भी नहीं लगाते। जब पाकिस्तान में एक दफा एक्सीडेंट हुआ बलूचिस्तान में, गाड़ी में एक पहाड़ से गिर गई, तो उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि जी पैरामेडिक्स आएंगे। वो पीछे बस आई थी, वो जो बलोच और पठान जो लोग थे वो भागते नीचे आए पूरा रेस लगाकर, और हमें खींचे गाड़ी से बाहर निकाला, और जनाब गाड़ी में धुआं उन्होंने इस तरह किया। तो वो मैं क्या करते हैं, खड़े आए सारे, यूं खड़ा हुआ देख रहे हैं, आपस में खुसर फुसर। फिर हमें आग खोलती थे नहीं, फिर उछलते थे, ओ ये ओके, मैं कहता हाँ फाइन, आई एम फाइन। उठता था आराम से, वो मैं फोल्ड करता था, बगल में रखा, न्यूज पेपर सब देख रहे होते ना ये क्या हो रहा है। फिर बात नहीं आता, मुंह हाथ धो के आगे बैठा और प्लेन चला जाता था। आप अच्छे ऐसी बहुत सी कहानियां सुना सकता हूं, लेकिन क्या आप समझ आपको आ रही है कि मैं कितनी अजियत में था औकात के हवाले से। यानी मैंने घुटने से गाड़ी चलाना सीखी थी भाई, इसलिए कि वो हाथ थक जाते थे ना इतनी देर पकड़ पकड़ के। आप तेज गाड़ी चलाए ना तो आप यूं हाथ जोर से पकड़ते हैं तो हाथ जो थकते हैं, तो मैं घुटने चलाता था। और मैं लेन शिफ्ट करना, स्विच करना सारा, बल्कि मलेशिया में अपने बेगम को करके दिखाया था आपको, बोले जी हाँ। अच्छा उससे फायदा होता है कि हाथ में थकन नहीं होती। अब करूं क्या, हाथ खफारी हो जाते, तो मैं कहता था बांगेदार पढ़ता था, बांगेदार। अच्छा बांगेदार का फायदा ये होता है कि रटे होते हैं सारे नज़में, तो एक ग्लास पढ़ा तो पूरी नज़म शुरू हो गई, तो बांगेदार पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो कितनी सारी बांगेदार की नज़में जो है मुझे रट गई। अब हम घुटने से गाड़ी चला रहे हैं, बाथरूम नहा रहे हैं प्लेन में, और सो रहे हैं अखबारों पे। अब इन हालात के अंदर ये हदीस मिले, कहते हैं ना कि बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। इसकी मिसाल ऐसी है कि मेरी कमर में बहुत तकलीफ हो है, और 4 साल तक मैं यहां भाग रहा हूं, वहां भाग रहा हूं, और डॉक्टर साहब के पास चक्कर लगा रहा हूं, कोई